नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। रीछपाल सिंह का बीघा भर का घेर पेट्रोमैक्स की रोशनी से जगमगा रहा था। घेर की चारदीवारी में गांव के सैकड़ों लोग जमा थे। 20-25 चारपाइयां बिछी थी जिस पर गांव के खास लोग बैठे हुए थे। बाकी लोगों में से कुछ खड़े थे और कुछ जमीन पर बैठे थे। पंचों की चारपाइयां चबूतरे पर पड़ी थी। पूर्व विधायक रीछपाल सिंह, ग्राम प्रधान त्रिलोक चंद, विद्याराम और लालचंद आदि गांव के जिम्मेदार लोग उन चारपाइयों पर बैठे हुक्का पी रहे थे। उनके पास ही पूनम का नाना सीसाराम भी बैठा था। पंचायत की कार्रवाई शुरू हुई। रीछपाल सिंह ने खड़े होकर कहना शुरू किया, सीसाराम को इस गांव में रहते 40 साल हो गए हैं। वो रिश्ते से इस गांव का दामाद है। इसी नाते से यहाँ के हर आदमी ने उन्हें पूरा सम्मान दिया। आज सीसाराम भी हमारी तरह ही इस गांव के निवासी है। उनकी बेटी रेशल इस गांव की बेटी भी है और मेहमान भी। रेशल मायके आई हुई थी, इसलिए उसकी और उसके बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब की थी। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस जिम्मेदारी को निभाने के बजाय हमारे ही गांव का कोई दरिंदा रेशल की मासूम बेटी पूनम की जान का दुश्मन बन गया। ये कलंक हम सबके माथे पर है। हम अगर एक मासूम बच्ची की हिफाजत नहीं कर सके तो अपनी बहू बेटियों की हिफाजत कैसे करेंगे। एक पल रुककर रीछपाल सिंह आगे बोले, 20,000 की आबादी वाले इस गांव में पढ़े लिखे लोगों का प्रतिशत 60 से कम नहीं है। यहाँ के 20% लोग राजधानी दिल्ली में नौकरी करते हैं। डाक खाना, इंटर कॉलेज, बैंक और सिनेमा जैसे विकास के प्रतीक इस गांव में मौजूद है। ताज्जुब है कि ऐसे विकासशील गांव में भी अंधविश्वासी लोग मौजूद है। आज भी नरबली जैसी बेहुदी बातों पर विश्वास किया जाता है। ये कलंक है इस गांव के लिए। ये कलंक तभी मिट सकता है जब आप सब धर्म और संबंधों को भूलकर पूनम के हत्यारे को खोजे और उसे सख्त सजा दिलाए। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे इस गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मेरी बात के पक्ष में ना हो। हम सब सहमत है, हम पूनम के हत्यारे को खोजेंगे। रीछपाल सिंह की बात खत्म होने के बाद ग्राम प्रधान त्रिलोक चंद ने खड़े होकर कहा, मैं इस गांव का प्रधान होने के नाते सबसे पहले कसम लेता हूँ कि पूनम के हत्यारों को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आप सब भी ऐसी ही कसम लीजिए और ये सोचकर लीजिए कि अगर पूनम का हत्यारा हम में से किसी का बाप या भाई भी होगा तो हम अपनी कसम को टूटने नहीं देंगे। ग्राम प्रधान के आह्वान पर गांव के एक एक आदमी ने खड़े होकर कसम ली। उसी समय से सारा गांव पूनम के हत्यारे की खोज में लग गया। चिरोड़ी गांव की ये पंचायत बैठी थी। इससे 2 दिन पहले ही 8 साल की पूनम की हत्या हुई थी। पूनम चिरोड़ी निवासी सीसाराम की बेटी रेशल की बड़ी बेटी थी। रेशल की शादी थाना सिंभावली के गांव दतियाना में हुई थी। उसका पति जयकिशन सेना में था और शिमला में तैनात था। रेशल अपनी 3 बच्चों के साथ अकेले ही गांव में रहती थी। इसी साल मार्च की बात है। सीसाराम के हाथ पैर पर फालिज का असर हो गया था। रेशल को पता चला तो वो अपने मायके चिरोड़ी चली आई ताकि पिता की सेवा कर सके। तब से वो और उसके बच्चे चिरोड़ी में ही रह रहे थे। 18 सितंबर की शाम की बात है। पूनम बच्चों के साथ गली में खेल रही थी। लगभग 6:30 बजे वो ना जाने कहाँ गायब हो गई। देर रात तक पूनम का कोई पता नहीं चल सका। अगले दिन भी कुछ पता नहीं चला। खोज जारी रही। अड़ोस पड़ोस के गांव मेवला, खरखड़ी, सरोली, गरनोला, सकलपुर, सिमरादी, निठोरा आदि सभी जगह खोज लिए गए, लेकिन पूनम का कहीं पता नहीं चला। निराश होकर 19 सितंबर की दोपहर को 1:30 बजे सीसाराम ने गाजियाबाद के थाना लोनी में पूनम की गुमशुदगी की सूचना दर्ज करा दी। चिरोड़ी गांव के लीलू मुसलमान ने जिन हरी गुजर के खेत में बटाई पर अरहर और सन बो रखी थी। लीलू की भैंस ब्याई थी। बच्चा देने के तुरंत बाद भैंस को चिकने पत्तों वाला चारा खिलाया जाता है। 19 सितंबर को लगभग 4 बजे लीलू अपनी भैंस के लिए सन के पत्ते लेने अरहर के खेत में पहुंचा तो खेत के बीच में उसने एक बच्ची की लाश पड़ी देखी। लीलू पहचान गया कि ये सीसाराम की नातिन की ही लाश है।
वो उल्टे पांव लौटा और ये बात सीसाराम को बताई। मोहल्ले के कुछ लोगों को लेकर सीसाराम तुरंत अरहर के खेत में पहुंचा। लाश पूनम की ही थी और उसका गला कटा हुआ था। सीसाराम तुरंत थाना लूनी गया और इस मामले की सूचना इंस्पेक्टर बीएम मिश्रा को दी। इंस्पेक्टर मिश्रा सब इंस्पेक्टर यादव को साथ लेकर घटनास्थल पर जा पहुंचे। वहां लाश के पास 13 लौंग और 2 मिर्चें मिली। इससे यही अनुमान लगाया गया कि पूनम की बलि चढ़ाई गई है। पंचनामे के बाद पुलिस ने पूनम की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस की जांच तो जारी थी, साथ ही गांव वाले भी हत्यारे की खोज में लगे थे। पंचायत के बाद पूनम के ताऊ रामकिशन ने रीछपाल सिंह को बताया था कि जिस जगह पूनम की लाश मिली थी उससे कुछ ही दूरी पर खून पड़ा था। इसका मतलब था कि पूनम की हत्या वहां नहीं की गई थी जहां लाश मिली थी। 21 सितंबर की सुबह रीछपाल सिंह, ज्ञानचंद, बबली और रामकिशन को लेकर जिलहरी के खेत पहुंचे। जिस स्थान पर पूनम की लाश मिली थी उससे थोड़ी दूरी पर काफी मात्रा में खून पड़ा था। इससे उन लोगों को यही लगा कि पूनम की हत्या उसी जगह पर की गई थी। जिस समय वे लोग उस स्थान का मुआयना कर रहे थे उसी समय बबली की निगाह वहीं पड़ी एक पर्ची पर पड़ गई। बबली ने वो पर्ची उठाकर रीछपाल सिंह को दे दी। रीछपाल सिंह ने पर्ची खोलकर देखी। पर्ची ब्रह्म सिंह की दुकान की थी और पाले के नाम थी। रीछपाल सिंह ने वो पर्ची अपने पास रख ली। पर्ची मिलने से उन लोगों की हिम्मत कुछ और बढ़ी। उन्होंने आसपास के खेतों में खोजबीन की तो पास के जोर के खेत में एल्युमिनियम के किसी डिब्बे का ढक्कन और एक लिफाफा पड़ा मिला। लिफाफा खून से सना हुआ था और उसमें 3-4 हरी मिर्चें भी थी। गांव लौटकर रीछपाल सिंह अपने साथियों के साथ सीधे ब्रह्म सिंह की दुकान पर पहुंचे और उसे अरहर के खेत से मिली वो पर्ची दिखाई। ब्रह्म सिंह ने बताया कि पर्ची उसी के हाथ की है और उसने 2 दिन पहले वो पर्ची पाले को दी थी। ब्रह्म सिंह ने अपना खाता भी रीछपाल सिंह को दिखाया। पाले के खाते में 20/9/91 तक 409 रुपए की कीमत का सामान चढ़ा हुआ था। इस अवधि में उसने 90 रुपए जमा भी किए थे। इस तरह 90 रुपए निकालकर 319 रुपए की रकम उसकी और बची थी। इस पर्ची के मिलने से सक्की सुई धर्मपाल सिंह उर्फ पाले की ओर घूम गई। धर्मपाल सिंह आवारा किस्म का युवक था और गांव में काफी बदनाम भी। वो रहता भी उसी मोहल्ले में था जिसमें सीसाराम का घर था। उसके और सीसाराम के घर की एक दीवार भी मिली हुई थी। पाले ने अपने मोहल्ले की कई लड़कियों से छेड़छाड़ की थी। उसने एक बार सीसाराम के बेटे लीलू की पत्नी से भी बदतमीजी करने का प्रयास किया था। तब दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। इन बातों से पाले पर शक और भी बढ़ गया। वो पिछले कई महीनों से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दिल्ली की बस्ती घोंडा मौजपुर में अपने साले के घर पर रह रहा था। दिल्ली में ही उसने कोई नौकरी भी कर रखी थी। धर्मपाल सिंह के भाई भी दिल्ली में ही रहते थे। गांव में धर्मपाल की बहन बलबीरी भी रहती थी। धर्मपाल सिंह सप्ताह में 1-2 चक्कर गांव में लगा जाता था। रीछपाल सिंह ने सीसाराम को बुलाकर पर्ची की बात बताई तो उसे भी धर्मपाल पर शक हुआ। सीसाराम ने यह भी बताया कि सिंगोली गांव के सुफीर और बिरबू ने उसे बताया है कि उन्होंने 18 सितंबर की शाम को पुलिया के पास धर्मपाल को एक बच्ची को अपने साथ ले जाते हुए देखा था। उस समय वे अपनी साइकिल से दिल्ली से अपने गांव लौट रहे थे। रीछपाल सिंह ने गांव की मस्जिद के लाउड स्पीकर से ऐलान कर दिया कि उनके घर में इसी समय पंचायत बैठेगी। सब लोग तुरंत पहुंचे। घंटा भर में ही गांव के लोग रीछपाल सिंह के घेर में इकट्ठा हो गए। पंचायत शुरू हुई तो रीछपाल सिंह ने कहा, सक्की सुई धर्मपाल उर्फ पाले की तरफ घूम रही है। सच्चाई का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ करना जरूरी है, लेकिन वो गांव में नहीं है। मेरे विचार से कोई 2 ऐसे लोग तैयार किए जाए जो धर्मपाल के करीबी हो और जिन पर वो भरोसा करता हो। वो लोग दिल्ली जाकर किसी भी तरह बहला फुसलाकर उसे गांव ले आए। पंचायत ने तय किया कि ये काम ईश्वर और सूरत करेंगे। ईश्वर धर्मपाल का बहनोई था और सूरत रिश्ते का भाई। सूरत और ईश्वर इस कार्य को करने के लिए तैयार हो गए तो उन दोनों को पंचायत के सामने कसम दिलवाई गई कि सारी बातें गुप्त रखेंगे और जैसे भी संभव होगा धर्मपाल को गांव लेके आएंगे। सूरत और ईश्वर उस दिन दिल्ली चले गए। रात को वे दोनों दिल्ली में ही रुके। अगले दिन सुबह ही वे लोग धर्मपाल को लेकर गांव आ गए।
चाय, रास्ते और बातचीत में दोपहर हो गई। दोपहर को ईश्वर बोला, हम तो ये सोचकर आए थे कि तुम्हारे साथ बैठकर कुछ खाएंगे पिएंगे। मैंने कब मना किया, चलो। धर्मपाल तैयार हो गया तो ईश्वर और सूरत उसे लोनी बॉर्डर के एक ठेके पर ले गए। तीनों ने वहीं बैठकर शराब पी। तब तक दोपहर ढल चुकी थी, नशा काफी गहरा गया। तो ईश्वर धर्मपाल से बोला, चलो गांव चलते हैं, आज रात को भी जश्न मनाएंगे। धर्मपाल नशे में था, वो गांव चलने को तैयार हो गया। शाम होते होते ईश्वर और सूरत धर्मपाल को साथ लेकर गांव लौट आए। उस रात फिर पंचायत बैठी। धर्मपाल को पंचायत में लाया गया। तब तक उसका नशा काफी हद तक कम हो गया था। भरी पंचायत के सामने धर्मपाल को कसम देकर रीछपाल सिंह ने पूछा, मैं तुम्हें जो पर्ची दिखा रहा हूँ, क्या वो तुम्हारी ही है? धर्मपाल ने पर्ची को उलट पलट कर देखा और बोला, हाँ, ये मेरी ही पर्ची है। ये पर्ची हमें उसी जगह पर मिली है जहाँ पूनम का कत्ल हुआ था। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये पर्ची वहाँ कैसे पहुँची? धर्मपाल के चेहरे पर सफेदी छा गई। पल भर की चुप्पी के बाद वो अपने आप को संभालते हुए बोला, साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने बच्ची की कसम उठाई है, झूठ नहीं बोलूंगा। क्या पूनम के कत्ल में तुम्हारा हाथ है? रीछपाल सिंह ने सपाट लहजे में पूछा। धर्मपाल सिंह गर्दन झुकाकर बोला, हाँ, पूनम के कत्ल के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, लेकिन मुझसे भी ज्यादा उसके कत्ल के लिए जिम्मेदार है रामनिवास और उसका बेटा देवराज। रामनिवास ने ही अपनी बेटी सरोज की खातिर पूनम की बलि चढ़ाई है। रामनिवास और देवराज के नाम सुनकर पूरी पंचायत चौंक गई। इसकी वजह यह थी कि पूनम रिश्ते में रामनिवास की भांजी लगती थी। रीछपाल सिंह के कहने पर धर्मपाल ने पूनम की हत्या की कहानी पंचायत को सुनाई। 17 सितंबर को दिल्ली से गांव आया था। उस दिन मैं दिल्ली से 2 पैग शराब पीकर चला था। गांव आते आते शाम हो गई थी। अभी मुझे आए थोड़ी ही देर हुई थी कि देवराज आ गया। वो मुझसे बोला, आज दिल्ली से ही लगाकर आए हो क्या? बस यूं ही मूड बन गया था। मैंने कहा तो वो बोला, चलो घर चलो, थोड़ी और पीते हैं। तब तक अंधेरा हो गया था, पीने पिलाने का समय था। मेरा भी मूड बना हुआ था, इसलिए मैं देवराज के साथ चला गया। रामनिवास घर में ही था। मुझे देखकर रामनिवास खुश हो गया। उसने हालचाल पूछा और मुझे अलग कमरे में लेकर गया। बाद में देवराज उसी कमरे में 3 गिलास और शराब की बोतल लेकर आया। पीने का दौर शुरू हुआ। जब हम लोग 2-2 पैक पी गए और नशा गहराने लगा तो रामनिवास भूमिका बांधते हुए बोला, मैं बहुत परेशान हूँ धर्मपाल। सरोज का इतना इलाज करा लिया, अस्पतालों में दिखाया और झाड़ फूक भी कराई, पर कोई फायदा नहीं हो रहा। हम दोनों बाप बेटों की सब कमाई उसी के इलाज में खर्च होती जा रही है। जवान बेटी का मामला है, कल को उसकी शादी करनी है। समझ में नहीं आता क्या करूं। सुना है सरोज पर भूत प्रेत का साया है। मैंने पूछा तो रामनिवास तपाक से बोला, मत पूछो, बहुत भयानक जिन है, बहुत तंग करता है लड़की को, जीना हराम कर रखा है उसका। लेकिन तुम तो खुद ओझा हो, गांव भर में झाड़फूक करते घूमते रहते हो, लोगों के भूत उतारते हो, फिर तुमसे अपनी लड़की ठीक क्यों नहीं हो रही है? ठीक तो मैं कर सकता हूँ, पर परेशानी ये है, रामनिवास बोला, कि उस पर जो जिन है वो किसी कुंवारी लड़की की बलि मांगता है। अब तुम ही बताओ, कहाँ से लाऊं मैं कुंवारी लड़की? ये बात मुझे कुछ अजीब सी लगी। मैंने सीधे कोई उत्तर ना देकर केवल इतना ही कहा, कल तुम्हें सरोज की शादी भी करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो उसके लिए करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता निकालो। और कोई रास्ता नहीं है जिनसे पीछा छुड़ाने का, बलि तो देनी ही पड़ेगी। अगर तुम इस मामले में थोड़ी मदद कर दो तो मेरी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। इसके बदले मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा और बढ़िया दावत भी। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने पूछा। रामनिवास बोला, तुम एक कुंवारी लड़की का इंतजाम कर दो, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। लेकिन मैं लड़की लाऊंगा कहाँ से? मैंने पूछा। देवराज ने कहा, ये हम बता देंगे। मैं उस समय नशे में था, वैसे भी मुझे 1000 रुपए बहुत बड़ी रकम नजर आ रही थी। मैंने हाँ कर दी और अपने घर चला आया। अगले दिन सुबह को मैं दिल्ली चला गया। मैं चाहता तो मैं दिल्ली से लौटता ही नहीं, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत थी। इसी लालच में मैं गांव चला आया। अभी मुझे गांव आए थोड़ी ही देर हुई थी कि देवराज मेरे पास आया। उसने बताया, सीसाराम की देवती पूनम गली में पुलिया के पास अकेली खेल रही है, किसी तरह उसे ले आओ। मुझे रुपयों का लालच था। मैं घर से निकल पड़ा।
गली में हल्का हल्का धुंधलका उतरने लगा था। मैं पुलिया के पास पहुंचा। पूनम वहां अकेली ही खेल रही थी। मैंने उससे कहा, अकेली खेल रही है बिटिया? बस अब घर जा रही हूँ मामा, पूनम बड़ी मासूमियत के साथ बोली। इस पर मैंने उससे कहा, चल देवराज के घर से तुझे मिठाई दिलाता हूँ, वो अभी दिल्ली से लेकर आया है। भोली पूनम बातों में आकर मेरे साथ चल दी। उस समय गली सुनसान थी। मैं पूनम को देवराज के घर ले गया। देवराज और रामनिवास घर पर ही थे। मेरे साथ पूनम को देखकर बहुत खुश हुए। पूनम को तुरंत मिठाई देकर बहलाया गया। मिठाई खाकर वो घर के बच्चों के साथ खेलने लगी। मैं, रामनिवास और देवराज अलग कमरे में जाकर बैठे। बाद में जब पूनम ने घर जाने की जिद की तो उसे बहला फुसलाकर रोक लिया गया। रामनिवास ने शराब की बोतल खोली। हम तीनों पीने बैठ गए। रात के लगभग 12:30 बजे रामनिवास उठा। तब तक सरोज नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो गई थी। रामनिवास ने सरोज को कमरे के बीचों बीच बैठाया और सोती हुई पूनम को उसके सामने फर्श पर लेटा दिया। इसके बाद बहुत देर तक वो तंत्र मंत्र करता रहा। पूनम और सरोज की आरती उतारता रहा। जब उसका पूजा पाठ पूरा हो गया तो वो मुझसे बोला, तुम पूनम को साथ लेकर जिलहरी के अरहर के खेत में पहुंचो, हम लोग आते हैं। मैं नशे में था। मैंने पूनम को कंधे पर डाला और जिलहरी के खेत पर जा पहुंचा। उस समय मैं अकेला था और चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। शराब का नशा मुझ पर हावी था। मैंने सोचा पूनम को तो मरना ही है, क्यों ना इससे पहले मैं उसके साथ मन बहला लूं। मैंने प्रयास किया लेकिन वो चीख पड़ी। उसकी चीख से मैं घबरा गया। मैंने देखा उसे खून बहने लगा था। तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं समझ गया कि रामनिवास और देवराज आ गए हैं। मैं रोती हुई पूनम को कंधे पर डालकर खेत के बाहर निकल आया। रामनिवास और देवराज मेड़ पर खड़े थे। रामनिवास बोला, अंदर चलो। हम लोग पूनम को लेकर खेत में चले गए। पूनम बुरी तरह से डरी हुई थी। उसके मुंह से सिसकियां निकल रही थी। खेत में जाकर रामनिवास के कहने पर मैंने पूनम को जमीन पर लेटा दिया। रामनिवास ने दिया जलाकर पूनम की आरती उतारी। दिए की हल्की रोशनी में पूनम ने पहली बार हमारे चेहरे देखे थे। उसके चेहरे पर भय छाया हुआ था। वो कुछ कहना चाहती थी हमसे, लेकिन डर की वजह से हिम्मत नहीं कर पाई। रामनिवास ने जेब से चाकू निकाला और मुझे और देवराज को इशारा किया। देवराज ने पूनम के हाथ पकड़े, मुंह बंद किया और मैंने उसके पैर पकड़े। उसी समय रामनिवास ने पूनम की गर्दन पर चाकू चला दिया। पूनम तड़पी और शांत हो गई। पूनम की गर्दन से खून बह रहा था। देवराज के हाथ में एल्युमिनियम का एक डिब्बा था। उसने डिब्बा पूनम की गर्दन पर लगा दिया। डिब्बा आधा खून से भर गया। तब रामनिवास ने मुझसे और देवराज से कहा कि लाश उठाकर दूसरी जगह डाल दो। हमने पूनम की लाश उठाकर वहां से कुछ दूरी पर डाल दी। मेरी जेब से पर्ची उस समय निकलकर गिर गई होगी जब मैंने जेब से बीड़ी माचिस निकाली। पूरी पंचायत धर्मपाल की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। धर्मपाल ने आगे बताया, इस तरह पूनम की बलि चढ़ाने के बाद हम लोग रामनिवास के घर लौट आए। सरोज तब तक जाग रही थी। रामनिवास ने उसे सामने बैठाकर पूनम के खून से उसका तिलक किया और शरीर पर खून के छींटे मारे। वो कुछ मंत्र भी पढ़ रहा था। जब ये सब निपट गया तो मैं अपने घर जाकर सो गया। 19 सितंबर की सुबह को मैं दिल्ली चला गया। धर्मपाल ने पंचायत के सामने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। रीछपाल सिंह ने रात में ही थाना लोनी को सूचना भेज दी। थाना प्रभारी BM मिश्रा और सब इंस्पेक्टर यादव उसी समय गांव पहुंचे और धर्मपाल को हिरासत में ले लिया। देवराज और रामनिवास को भी उसी समय पकड़ लिया गया। तीनों अभियुक्तों ने पुलिस को वो स्थान दिखाया जहां उन्होंने पूनम की हत्या की थी। पुलिस तीनों को पकड़कर थाने ले आई। थाने पर पूछताछ की गई। धर्मपाल ने भी पुलिस को सारी बातें उसी तरह बता दी जैसे पंचायत में बताई थी। उसने इंस्पेक्टर मिश्रा से ये भी कहा कि वो अदालत में इकबालिया बयान देना चाहता है। तीनों अभियुक्तों को 24 सितंबर 1991 को गाजियाबाद की CGM कोर्ट में पेश किया गया। अदालत में भी धर्मपाल उर्फ पाले ने इकबाली बयान देने की इच्छा जाहिर की। जज ने तीनों अभियुक्तों को मेरठ जेल भेजने का आदेश जारी करते हुए अभियुक्त धर्मपाल को इकबालिया बयान के लिए अगले दिन अदालत में पेश करने को कहा। उस दिन तीनों अभियुक्तों को मेरठ जेल भेज दिया गया। दूसरे दिन 25 सितंबर को धर्मपाल को पुनः अदालत में पेश किया गया। धर्मपाल ने अपने इकबालिया बयान में सारी बातें बताई।
इकबालिया बयान के बाद उसे मेरठ जेल भेज दिया गया था। पूनम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अभियुक्त धर्मपाल के महापाप की भी पुष्टि हो गई। पुलिस ने दोषियों के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और वो बर्तन भी बरामद नहीं कर सकी थी जिसमें पूनम का खून लाया गया था। सरोज का मेडिकल रिकॉर्ड देखने पर पता चला कि वो दिल की बीमार थी। गाजियाबाद और दिल्ली के कई अस्पतालों में उसका इलाज हुआ था, लेकिन सरोज का महामूर्ख पिता लाभ न होने पर इसे भूत प्रेत का मामला समझ बैठा था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।